फोकस करते हैं कॉर्पोरेट बाजार में। आज हम पूर्वांकरा पर 1975 में शुरू हुई कंपनी, ज्यादातर फोकस प्रीमियम और प्रीमियम अफोर्डेबल सेगमेंट घरों पर है। पूर्वांकरा रियल एस्टेट में एक्चुअली पहली कंपनी थी देश में जिसने एफडीआई हासिल किया एज अ डेवलपर। कंपनी ने अब तक 74 प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं, 43 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया भी ये डेवलप कर चुके हैं, लेकिन आगे भी एक्सपेंशन जारी है। अगर हम कंपनी के तिमाही नतीजों पर एक बार फोकस डालें जो हाल ही में आए थे, सालाना आधार पर कंपनी मुनाफे से घाटे में आई, आय में 7% गिरावट हुई 240 करोड़ पर। वहीं मार्जिन में भी जोरदार गिरावट रही। ऑफकोर्स रॉ मटेरियल प्राइस का शायद प्रेशर यहाँ दिखा, बट समझते हैं और भी अच्छे से नंबर्स पर और आगे किस तरीके का डिमांड ट्रेंड दिख रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स वेलकम कंपनी के सीईओ अभिषेक कपूर हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। अभिषेक, गुड आफ्टरनून, ऑलवेज अ गुड टू और अ प्लेजर टू हैव यू सर। पहले तो सर बताइए ये इस वक्त डिमांड सिनेरियो कैसा दिख रहा है, आउटलुक रियल एस्टेट सेक्टर में एक जो हमने बहुत जबरदस्त बूम भी देखा पीछे, क्या ये सस्टेनेबल दिख रहा है? क्योंकि जो रेट हाइक आरबीआई की तरफ से आई उससे कोई आपने असर देखा? कुछ सेंटिमेंट में ड्रॉप हुआ है, क्या आउटलुक है अगर हम ओवरऑल देखें ट्रेंड्स को? स्वाति, शुक्रिया एज ऑलवेज एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू टू। देखें, अगर आप करंट ट्रेंड देखें, अभी आरबीआई के इंक्रीज से, इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज से कोई चेंज नहीं है डिमांड में, और जो करंट अब्जॉर्प्शन लेवल्स हैं वो सस्टेन कर रहे हैं, इनफैक्ट ग्रोइंग है। न्यू लॉन्चेस के साथ ये जनरली एक्सपेक्टेशन है कि ये क्वार्टर और नेक्स्ट क्वार्टर जो ट्रेडिशनली बेटर क्वार्टर्स होते हैं सभी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, वो बेटर क्वार्टर्स रहेंगे सेल्स को लेकर के। तो ओवरऑल डिमांड में कोई ऐसी इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट्स या एनवायरनमेंट को चलते इस वक्त कोई भी नहीं दिखाई दे रही है। तो आउटलुक जनरली पॉजिटिव है जो इंडस्ट्री का है। जहाँ तक पूर्वांकरा का सवाल है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है, हमारे न्यू लॉन्चेस अब आएंगे इस क्वार्टर में और नेक्स्ट क्वार्टर में, तो वो रिजल्ट में आपको जरूर दिखाई देगा, इम्प्रूविंग नंबर्स दिखाई देंगे। इनफैक्ट आप देखें, अगर लास्ट ईयर हाफ ईयरली रिजल्ट और इस साल का हाफ ईयरली रिजल्ट देखें तो सेल्स नंबर हमारे 33% अप थे, रियलाइजेशन 9% अप था, हमारा कलेक्शन 50% अप था, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। किसी भी रियल एस्टेट बिजनेस में इट्स ऑल अबाउट कलेक्शंस एंड माइलस्टोन्स एंड डिलीवरी, तो हमारा फोकस उस पर कंटिन्यूड है और कलेक्शंस अच्छे इम्प्रूवमेंट कंटिन्यू दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है ये बट कंसोलिडेटेड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट सर थोड़े वीक दिख रहे हैं। कंपनी मुनाफे से घाटे में आई, मार्जिन पर जो प्रेशर दिख रहा है वो एक चिंता का कारण है। क्या वजह थी और क्या आगे ट्रेंड्स थोड़े रिवर्स होंगे या सिचुएशन ऐसे ही दिख रही है? स्वाति, देखें, ये कोई चिंता का कारण नहीं है। हमारे इंडस्ट्री में ये एक पैरामीटर होता है जो चेंज हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को के चलते, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट्स है वो हम दिखाते हैं बेसिस डिलीवरी, और इसको हमें देखना चाहिए एनुअलाइज्ड बेसिस पे या बाय एनुअली बेसिस पे, बिकॉज ये ट्रेंड चेंज होते टाइम लगेगा। इन द सेंस कि जो हम डिलीवरी करते हैं हम वही आपको रेवेन्यू में दिखाते हैं, हमारा सेल्स नंबर नहीं दिखाते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसा मैंने बताया, जो लास्ट ईयर हाफ ईयरली और इस साल हाफ ईयरली का सेल्स नंबर है, उसमें जो इंक्रीज है 33% ग्रोथ है, वो आपको रिफ्लेक्टिव नहीं दिखाई देगी रेवेन्यू नंबर्स में, वो आपको दिखाई देगी 2 या 3 साल के बाद जब वो डिलीवरी होगी। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना चाहिए रियल एस्टेट में, वो सेल्स कैश फ्लो को लेकर के इवैल्यूएट करना चाहिए। और जहां तक हमारा ये रिजल्ट का सवाल है, इसमें हमारे कई सारे खर्चे, फ्यूचर खर्चे भी हम अभी बुक करते हैं। तो 2 चीजें होती हैं, एक तो डिलीवरी का चैलेंज होता है, जिसमें डिलीवरी अगर किसी क्वार्टर में आपने कम दी है तो रेवेन्यू रिकग्निशन उतना कम हुआ, और जो एक्सपेंसेस न्यू लॉन्चेस को लेकर के आपने उसी क्वार्टर में बुक कर दिए वो आपको दिखाई देते हैं, बॉटम लाइन को हिट करते हैं। तो इसके चलते ये रिजल्ट्स डेफिनेटली इंप्रूव होते दिखाई देंगे आपको नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में एंड सो ऑन, क्योंकि जो पीछे का हमारा डिलीवरी है वो अब आना शुरू होगा, क्योंकि पैंडेमिक के पीरियड में काफी डिलीवरी डिले हुआ था। तो वो जो डिले हुआ था उसका गैप अभी मेकअप हुआ है। ओके, फेयर इनफ। तो ऑपरेशनली आप कह रहे दिक्कत नहीं है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज की वजह से ऐसे दिख रहा है, आगे यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, जो भी आप कॉस्ट अभी ले रहे हैं उसके रिजल्ट हमें आगे दिखेंगे। फेयर इनफ। तो सेल्स रियलाइजेशन पर स्क्वायर फीट जैसा हम देख रहे थे इम्प्रूव हुई है फ्रॉम 6845 सितंबर 21 की बात करें टू 7454 सितंबर 22। कितनी और राइज यहाँ हम देख पाएंगे गोइंग फॉरवर्ड?
जी स्वाति, देखिए ये तो कमोडिटी प्राइसेस और एनवायरनमेंट के चलते कंटिन्यूड प्रोसेस होता है एक, और दूसरा तो जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है वो पास ऑन होता है कस्टमर को। दूसरा एक रियल एस्टेट में जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कोई भी परचेज जो होती है जो अर्ली प्रोजेक्ट साइकिल में होती है, और जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है एक नेचुरल प्रोजेक्ट अप्रिसिएशन में इंक्रीज में जाता है, तो उससे रियलाइजेशन इंक्रीज होती जाती है। क्योंकि जैसे जैसे प्रोजेक्ट बिल्डअप होता है वैसे वैसे कस्टमर का विलिंगनेस प्रोग्रेस को देख करके टू पे हायर अमाउंट वो होता है, और डेवलपर्स भी प्राइस इंक्रीज करते हैं। तो नॉर्मली आप देखें 50 to 75% एवरेज इंक्रीज होता है लॉन्च से लेके कंप्लीशन के बीच, जो एडवांटेजेस होता है सबके लिए, बट वो उतना डी रिस्क होते जाता है प्रोजेक्ट, और उसके हिसाब से प्राइस इंक्रीज होता है। तो ये कंटिन्यू ट्रेंड रहेगा, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कहीं ज़्यादा कहीं कम हो सकता है अलग अलग डेवलपर्स के लिए माइक्रो मार्केट के बेसिस पे, बट ओवरऑल ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और आप देखेंगे कि प्राइस अप्रिसिएशन दिखेगा। फेयर इनफ, तो यहाँ पर भी प्राइड अपवर्ड्स हम देखेंगे आगे होते हुए। ऑफकोर्स प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिफर करेगा। क्विकली सर, आपसे न्यू लॉन्चेस के बारे में और ऑनगोइंग लॉन्चेस के बारे में मैं आपसे राय जानना चाहूंगी। किस तरीके का पोटेंशियल हम देखेंगे यहाँ अनफोल्ड होते हुए, कौन से नए प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं, कौन से एरियाज या रीजन एंड पॉकेट्स में हम देखेंगे आते हुए? हमारे जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे पूर्वांकरा, प्रोविडेंट एंड पूर्वा लैंड, तीनों ही ब्रांड्स में होंगे। और इसमें आपको दिखेगा करीब करीब 14 मिलियन स्क्वायर फुट का एडिशन, और इसमें पूर्वांकरा करीब 6 मिलियन है, प्रोविडेंट करीब 5 मिलियन है, और बैलेंस अबाउट 4 मिलियन आपका पूर्वा लैंड में दिखेगा। और ये ज़्यादातर जो लॉन्चेस हैं वो बैंगलोर, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोची और मुंबई में है। और आगे जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे आपको और लॉन्चेस उसके बाद के क्वार्टर्स में भी दिखाई देंगे, क्योंकि काम हमारा पूरे 50 मिलियन स्क्वायर फुट पे चालू है। ओके, फेयर इनफ। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑनगोइंग हैं, और ज़्यादातर फोकस एज ऑलवेज आपका थोड़ा साउथ इंडिया पर है, बट आप उसके बियॉन्ड भी जाएंगे। हमने लास्ट टाइम बात की। सर एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर, बट आपसे और भी चर्चा करेंगे बिजनेस को लेकर। छोटा सा ब्रेक, हम जल्द वापस आते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार। हम बात करें पूर्वांकरा की। टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीईओ अभिषेक कपूर। अभिषेक, बिजनेस पर हमने बात की, किस तरीके के ट्रेंड्स दिख रहे हैं, डिमांड है, ये आपने बताया। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की तो बात की अभी फिलहाल, और जो लॉन्चेस हैं, बट लेट्स से 1-2 साल के बाद हम जो आपकी एक्सपैंड और रीच देखेंगे बियॉन्ड योर ट्रेडिशनल मार्केट्स, वहां पर क्या फोकस होगा? इस वक्त आपका नॉन बेंगलुरु प्रोजेक्ट परसेंटेज शेयर कैसा है, और मिक्स कैसा देख सकते हैं हम आगे फ्यूचर में? बिकॉज आपने लास्ट टाइम भी कहा था अपॉर्चुनिटीज बहुत है, नॉर्थ इंडिया पर्टिकुलरली आप बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तो किस तरीके की आपकी वहां पर एंट्री होगी, कब तक होगी, किस लेवल पर होगी? जी स्वाति, अभी तो फिलहाल हमारा फोकस साउथ और वेस्ट में है। वेस्ट में मुंबई और पुणे में हम अपना प्रेजेंस इंक्रीज करेंगे, वो इमीडिएट टारगेट है, मीडियम टर्म टारगेट है। जहाँ तक एनसीआर और दिल्ली का सवाल है, जैसा मैंने लास्ट टाइम कहा था, हम अपॉर्चुनिटीज इवैल्यूएट कर रहे हैं, लेकिन कोई राइट अपॉर्चुनिटी आएगी तो आगे बढ़ेंगे। बट उसका एक डेफिनेटिव प्लान आज हमारे पास नहीं है कि हम नॉर्थ में कब एंट्री करेंगे। लेकिन जहाँ तक वेस्ट और साउथ का है, डेफिनेटली साउथ में हमारा स्ट्रेंथ है, लेकिन वेस्ट में इंक्रीजिंग प्रेजेंस आपको अगले 2 साल में क्लियरली दिखाई देगा, जिसमें मुंबई और पुणे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करेंगे। और टारगेट ये है कि बियॉन्ड बैंगलोर मार्केट हमारा कम से कम 50% बिजनेस बियॉन्ड बैंगलोर मार्केट से आना चाहिए। तो ओवर नेक्स्ट 2 years वी विल सी हाउ दैट पैन्स आउट। फेयर इनफ। तो आगे ये प्लान्स हैं। जहाँ तक रीच की बात हुई, क्विकली आपसे मैं नेट डेट की बात करना चाहूंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है। ऑफकोर्स आप एक्सपेंशन कर रहे हैं और क्लियरली ये रेज कर रहे हैं फंड्स, बट आगे चलकर किस तरीके का कॉस्ट और डेट कैसा रहेगा कंपनी के लिए? और क्योंकि आरबीआई में अभी एक और रेट इंक्रीज की एक्सपेक्टेशन हो रही है, तो उसका कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आरबीआई रेट बढ़ाएगी? जी स्वाति, देखिए ये जो डेट मार्जिनली ऊपर गया है, इसका एक डेफिनेटिव प्लान है रिडक्शन का। ये वापस रीपे हो जाएगा। इनफैक्ट पार्ट डेट जो टेम्परेरी था वो रीपे हो गया, वो एक लैंड एक्विजिशन के लिए लिया गया था और वो रीपे हो गया।
और एक जो दूसरा पीस है डेट का वो हमने रीपे किया था आईएफसी को, जो उनका इन्वेस्टमेंट था। और इनफैक्ट आईएफसी के साथ आगे भी बात चल रही है एक दो प्रोजेक्ट की, उनके फर्दर इन्वेस्टमेंट्स की। लेकिन जहां तक डेट का सवाल है, हम वापस सिमिलर लेवल्स पे मई जून तक आ जाएंगे, ये हमारा टारगेट है। तो हम रेंज बाउंड रहना चाहते हैं डेट को लेकर के। और जो फर्दर एक्विजिशन है वो इंटरनल एक्रूअल्स और जो प्लेटफॉर्म लेवल ट्रांजैक्शंस की हमने बात की थी पहले भी, इक्विटी तरह के ट्रांजैक्शन, हम उससे रेज करके और इंटरनल एक्रूअल से न्यू एक्विजिशन करेंगे। तो जहां तक अगेन डेट का सवाल है, कॉस्ट सिमिलर लेवल पे रहेगी और जो डेट है वो भी सिमिलर। ओके, तो डेट यहाँ मेंटेन करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, और इंटरनल अक्रूवल से ही आगे के प्रोजेक्ट्स फंड करेंगे। ये है कंपनी का प्लान। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए अभिषेक, और बताने के लिए किस तरीके के आगे आउटलुक लग रहा है कंपनी का। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इस नोट पर।